हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में वो मूवमेंट्स, वो आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा लेड किए गए। इससे पहले इसकी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो उसको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि इस सीक्वेंस में अगर आप देखते रहेंगे तो महात्मा गांधी के द्वारा उठाए गए जितने भी मुद्दे थे, उन्होंने जितने भी आंदोलन करे 1915 से लेकर भारत के आज़ाद होने तक 1947 तक, सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं के लिए। एग्ज़ाम्स में हमेशा आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स में इससे सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो इसकी तैयारी के लिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, बहुत बेहतर से तैयारी के लिए ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए, आर सचिवालय के लिए, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल मैसेज कीजिएगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आती रहती हैं, करंट अफेयर्स की न्यूज़ अपडेट होती रहती हैं वहाँ पे, कई सारे एमसीक्यूज़ आते रहते हैं वहाँ पे, फ्री क्विजेज़ आती हैं, तो उसको जरूर से ज़रूर आप अटेंड कीजिए। वहाँ पे जरूर से ज़रूर उन सवालों की जाएगी किया कीजिए। तो इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1, फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक करवा दी महात्मा गांधी जी ने, वो हमने देख लिया था। और आज हमें पढ़ना है खेड़ा सत्याग्रह से, ये 1918 में होता है। यानी कि हमने देखा है जब महात्मा गांधी भारत आए 1915 में, 9 जनवरी 1915 को वो भारत आए थे। 9 जनवरी को भी हमने कुछ दिनों पहले ही प्रवासी भारतीय दिवस भी, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन था इंदौर मध्य प्रदेश में, हमने उसको भी वहाँ पे सेलिब्रेट किया है। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। महात्मा गांधी आए, उन्होंने आते ही केक खाया। केक खाने का मतलब ये हुआ कि सी से चंपारण किया उन्होंने, ए से अहमदाबाद किया, और फिर के ई से खेड़ा सत्याग्रह किया। तो 1918 वाज अ ईयर ऑफ फेल्ड क्रॉप्स इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ड्यू टू ड्रॉट्स, क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ा था। तो सूखा पड़ने की वजह से वहाँ पे 1918 का जो साल था खेड़ा के अंदर, वो कैसा साल था, एक ऐसा साल था जहाँ पे फसल नहीं हो पाई थी। एज पर लॉ द फार्मर्स वर एंटाइटल्ड टू रेमिशन इफ द प्रोड्यूस वाज लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द नॉर्मल आउटपुट। वहाँ पे कानून कुछ इस तरह से बना हुआ था कि मान लेते हैं अगर वहाँ पे जो नॉर्मल आउटपुट होता हो, यानी कि नॉर्मल जो फसल होती है, अगर वो जो फसल हुई है वो सिर्फ 1/4 हुई है या 1/4 से भी कम हुई है, तो वहाँ पर जो लगान लिया जाता था या जो टैक्स लिया जाता था, वो कानूनन क्या हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। उन किसानों से वो लोन या वो जो उनका टैक्स हुआ करता था वो नहीं लिया जाता था। बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड एनी रेमिशन फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू। लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया, उन्होंने जो लैंड का, ज़मीन का जो रेवेन्यू पेमेंट करना था, भू राजस्व जो पेमेंट करना था, उस पर कोई भी रोकथाम नहीं लगाई। सरकार ने कहा कि जो किसान हैं उनको लगान देना ही पड़ेगा, जो भू राजस्व है वो देना ही पड़ेगा। एज पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी ने एडवाइस किया पीजेंट्स को टू विदहोल्ड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टिल देयर डिमांड्स फॉर इट्स रेमिशन वाज मेट। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये खेड़ा सत्याग्रह से बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे महात्मा गांधी ने ये कह दिया खुलेआम किसानों को कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, यानी कि आप भुगतान नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे जब तक आपके डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा। इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने ज़मीनों को हड़पना शुरू कर दिया किसानों की। जब किसानों की ज़मीनों को हड़पना शुरू कर दिया, उसके बावजूद किसान अगर महात्मा गांधी के साथ जुड़े रहे, तो इससे ये समझ में आता है कि महात्मा गांधी ने कॉन्फिडेंस, महात्मा गांधी के ऊपर कॉन्फिडेंस होना शुरू हो गया लोगों का। तो एज पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी एडवाइज्ड द पीजेंट्स टू विदहोल्ड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टिल देयर डिमांड फॉर इट्स रिमिशन वाज मेट। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम द फॉलोअर ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द खेड़ा मूवमेंट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा मूवमेंट के दौरान जो है
फॉलोअर बन गए गांधी जी के। महात्मा गांधी इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द खेड़ा सत्याग्रह इन 1918। तो महात्मा गांधी को क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने पहला जो असहयोग आंदोलन जो चलाया वो खेड़ा सत्याग्रह से चलाया 1918 में। एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में तो स्टार्ट होता ही है, 1920 से 1922 तक चलता है, लेकिन उससे पहले पहला अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर हम देखें तो वो खेड़ा सत्याग्रह के रूप में चलाया गया। गांधी जी के जो टीम मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? वो इंदुलाल याग्निक थे, शंकर लाल बैंकर थे, महादेव देसाई और भी लोग हुआ करते थे जो पूरे गांव-गांव घूमे हैं उस टाइम पे और किसानों के राइट्स के बारे में उनको अवेयर करवाया विद द असिस्टेंस ऑफ स्टालवार्ड्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर गांधीज गाइडेंस लेड द फार्मर्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन द वेक ऑफ द फेमाइन। की जो फेमाइन पड़ा था उसके बावजूद टैक्स इकट्ठा करना चाह रही थी सरकार, तो उसके खिलाफ उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आवाज़ उठवाई लोगों से। पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट्स एंड एथनिसिटीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लैंड देयर सपोर्ट टू द मूवमेंट। फिर सभी कास्ट के लोगों ने, सभी जाति प्रजाति की जो जितने भी लोग थे सभी लोगों ने उसका साथ दिया। प्रोटेस्ट वाज पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ। एंड पीपल शोड रिमार्केबल करेज इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज़ लाइक कॉन्फिस्केशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड अरेस्ट। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक और बहुत धैर्य के साथ काम किया। जब उनकी ज़मीनें हड़प की जा रही थी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस टाइम पे भी उन्होंने गांधी जी पे कॉन्फिडेंस दिखाया। और बाद में जब खेड़ा सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया, महात्मा गांधी और भारतीयों की विजय हुई इसमें, तो उसके बाद उन सभी किसानों की ज़मीन वापस लौटा दी गई। फाइनली द अथॉरिटीज़ गेव इन एंड गेव सम कंसेशन टू द फार्मर्स। तो कुछ कंसेशन भी दिया किसानों को और जिनकी ज़मीनें हड़प की गई थी उनकी ज़मीनें भी वापस लौटा दी। नेक्स्ट आता है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे ओ लगा देना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट TION। तो दे अडॉप्टेड अ यूनिफाइड प्लान ऑफ एक्शन ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन। अब देखिए खिलाफत भी चलना था उस टाइम पे, खिलाफत भी हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या चल रहा था, जो ओटोमन एम्पायर था, जो कि खलीफा की मुस्लिम वर्ल्ड में कैलिफ की जो सीट हुआ करती थी उसको ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब उसको ख़त्म कर दिया गया तो वो एक मूवमेंट कर रहे थे, उसको खिलाफत मूवमेंट कहा गया कि जो खलीफा है, मुस्लिम्स के जो खलीफा हैं उनकी सीट जो थी ओटोमन एम्पायर यानी कि जो आज का टर्की है, वहाँ पे इस्तांबुल में या उससे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल में जो बैठा करते थे वो बैठे रहें और उनकी सीट जो है ख़त्म ना की जाए। तो दिस टाइम पीरियड सॉ द यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो बंटवारा हो रखा था, जो आपस में जुड़े हुए नहीं थे। खिलाफत मूवमेंट एक ऐसी चीज़ थी, महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के मेंबर्स पहले साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के मेंबर्स साथ आने शुरू हो गए। मैनी पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस टुक प्लेस विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ बोथ दीज पार्टीज़। तो मूवमेंट की कॉज क्या थे, कारण क्या थे, देखें तो रॉलेट एक्ट फिर आया, फिर उसके बाद फिर मार्शल लॉ लगाया गया पंजाब में, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया 1919 में, 13 अप्रैल 1919 का। तो इसके वजह से एक्सपोज हो गया ब्रूटल एंड अनसिविलाइज्ड फेस ऑफ द फॉरेन रूल। फिर हंटर कमीशन लगाया गया, तो हंटर कमीशन ने भी कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने भी कुछ ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया उस टाइम पे जिससे कि भारतीयों को लगे कि अंग्रेज सरकार जो है थोड़ी सी भारतीयों के प्रति सीरियस है। तो हंटर कमीशन ऑन द पंजाब एट्रोसिटीज़ प्रूव्ड टू बी आई वॉश। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंडोर्स्ड जनरल डायर एक्शन। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, उसने जनरल डायर का जो एक्शन था उसको कह दिया कि आपने ठीक किया है, उसमें कुछ भी गलती नहीं की। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए फिर 1919 के, विद देयर इल कंसीव्ड स्कीम ऑफ डायरकी फेल्ड टू सेटिस्फाई द राइजिंग डिमांड्स ऑफ द इंडियंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में एक स्कीम लाई गई डायरकी की, यानी कि प्रोविंसेस अलग रूल होंगे, जो प्रांत हैं वो अलग रूल होंगे और जो केंद्र है वो अलग रूल होगा। तो ये सिस्टम भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये सिस्टम भी बाद में फेल हो गया क्योंकि उस टाइम पे जो भारतीय थे वो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। फिर उसके बाद एक कारण ये भी आता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी देश की, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था 1918 के अंदर। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ रखी थी, पूरी दुनिया में दिक्कतें चल रही थी। भारत के अंदर बहुत बड़ी बीमारी भी फैली हुई थी उस टाइम पे, कोलेरा वगैरह भी फैल रखा था। तो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री इन द पोस्ट वॉर ईयर्स हैड बिकम अलार्मिंग विद अ राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। तो सामानों के जो दाम थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। भारतीय इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन कर रही थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। टैक्सेस का बर्डन बढ़ता जा रहा था और जो रेंट का बर्डन था वो भी बढ़ता हुआ जा रहा था। ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सफर्ड इकोनॉमिक हार्डशिप। समाज में रहने वाले प्रत्येक समुदाय के लोगों को
जीने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष उस टाइम पे करना पड़ रहा था ड्यू टू द वॉर, एंड दिस स्ट्रेंथन द एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड। और इसके वजह से ही जो एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोग जो थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होते जा रहे थे। फिर कैलिफेट का क्या इशू है, खिलाफत का क्या इशू है, वो देखते हैं। द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ टर्की एज द स्पिरिचुअल लीडर। उसको खलीफा माना करते थे कि जो सुल्तान है टर्की का, तो पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं इंक्लूडिंग भारत के जो मुस्लिम्स हुआ करते थे, वो मानते थे कि टर्की का जो खलीफा है, टर्की का जो लीडर है, वो क्या है, वो उन सबका स्पिरिचुअल लीडर है, उन सबका गुरु है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की हैड एलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, टर्की जो था जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ था। अब जर्मनी वाली टीम हार गई थी, तो यानी कि टर्की भी हार गया था, तो टर्की को डिसमेंबर्ड कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसका जो खलीफा की सीट थी उसको ख़त्म कर दी गई। तो इंडियन मुस्लिम्स सपोर्टेड द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर वुड बी इन द हैंड्स ऑफ खलीफा। तो यानी कि भारतीय मुस्लिम्स ने सरकार का साथ इसलिए दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये समझने के साथ कि जो ओटोमन एम्पायर के जो प्लेस है वो किसके हाथ में है, खलीफा के हाथ में है। हाउएवर आफ्टर द वॉर द ओटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड। युद्ध के बाद ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया, टर्की को डिसमेंबर्ड कर दिया गया और खलीफा को उसकी पावर से हटा दिया गया। दिस एंगर्ड द मुस्लिम्स हु टुक इट एज एन इंसल्ट टू द खलीफा। मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ही गलत चीज़ थी कि उनको लगा कि उनके खलीफा के लिए ये बहुत ही एक डिसरिगार्ड वाली चीज़ है कि उनको इंसल्ट की गई है, उनकी बेइज्जती की गई है। अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। मूवमेंट जो है 1919 से लेकर 1924 तक चला, यानी कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन पैरेलल चलता है, एक साथ चलता है। अर्ली 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई अली ब्रदर्स के लीडरशिप में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के अंडर में, टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टू टर्की, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को ये फोर्स किया जा सके कि आप अपना जो रवैया है टर्की के प्रति उसको चेंज करें। द ग्राउंड फॉर अ कंट्री वाइड एजिटेशन वॉज प्रिपेयर्ड। तो इसलिए यानी कि पूरे देश भर में एक कंट्री वाइड एजिटेशन के लिए एक ग्राउंड तैयार हुआ कि पूरे जो देश के लोग हैं वो एक साथ आएंगे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत करेंगे। एंड ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, एक पूरी भारतीय अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन नवंबर 1919 एंड द कॉल वॉज मेड टू बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स। और एक कॉल की गई, एक आवाज़ लगाई गई कि ब्रिटिश गुड्स को हम सब क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। भारत में देखा जाए तो मुस्लिम्स डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश, तो भारत में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स से क्या डिमांड की, उन्होंने कहा कि जो खलीफा का कंट्रोल है मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस पे वो वैसा का वैसे ही रहना चाहिए, उसको रिटेन किया जाना चाहिए। खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशेंट टेरिटरीज, खलीफा के पास कुछ सफिशेंट मात्रा में टेरिटरीज होनी चाहिए आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स। सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज असेंशियल फॉर द खिलाफत मूवमेंट टू सक्सीड। अब देखिए खिलाफत मूवमेंट जैसे चल रहा था, मुस्लिम लीग उसमें साथ दे रही थी, तो भारत की तरफ से कांग्रेस का साथ होना भी उसमें ज़रूरी था। ऑल्दो महात्मा गांधी वाज इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन द खिलाफत इशू। अब महात्मा गांधी तो इस चीज़ के फेवर में थे कि सत्याग्रह या नॉन कोऑपरेशन जो है उसको खिलाफत इशू के लिए के वजह से सरकार के खिलाफ लाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो थी वो इस चीज़ पे यूनाइटेड नहीं थी, यानी कांग्रेस जो थी वो इस चीज़ में संशय में थी कि वो क्या करे, वो महात्मा गांधी की बात सुने या ना सुने। कांग्रेस लेटर फेल्ट इंक्लाइंड टू प्रोवाइड इट्स सपोर्ट एज इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड टू ब्रिंग मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन सच मास मूवमेंट्स। अब कांग्रेस को ये लगता है कि जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स जो हैं, पूरे भारत के मुस्लिम्स जो हैं खलीफा के इशू के वजह से सब एकजुट हो गए हैं, तो कांग्रेस को लगा कि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है कि जब हमें ऐसा हो सकता है कि जितने भी हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं उन सबको हम एक कर सकते हैं इस मूवमेंट की वजह से। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी मात्रा में जो मुस्लिम लोगों का पार्टिसिपेशन है वो हम इसके तहत ला सकते हैं अगर कांग्रेस भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगेगी। तो मुस्लिम लीग ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव फुल सपोर्ट। अब मुस्लिम लीग भी पूरा सपोर्ट दे रही है और कांग्रेस भी पूरा सपोर्ट दे रही है एंड इट्स एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हो चुका था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। निहत्थे लोगों पे जो पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे या वो मीटिंग भी कर रहे होंगे, तो उन पर गोलियां चला दी गई जनरल डायर के रूल पे, उनके ऑर्डर पे। एंड द डिनायल ऑफ जस्टिस, गांधी जी ने कहा द ओनली इफेक्टिव मीन्स टू विंडिकेट नेशनल ऑनर एंड टू प्रिवेंट अ रिपीटिशन ऑफ द रॉन्ग्स इन फ्यूचर इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज।
तो महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज ही एकमात्र तरीका है कि अगर हमें ये जो सब गलत चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं उससे बचना है, उसको रोकना है, तो उसके लिए स्वराज यानी कि जो अपना राज है, कि हमारा खुद का राज होना चाहिए, ब्रिटिशर्स आगे हम पे राज ना करें। कॉन्सिक्वेंटली जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसको स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1919 को। मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट की ही सपोर्ट में स्टार्ट किया गया था। गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ मिलकर उन्होंने पूरे भारत में एक्सटेंसिव टूर किया, पूरे भारत में घूमे, सभी लोगों को समझाया। टू प्रीच द मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी, कि राष्ट्रीय एकता का उनको मैसेज दिया गया। नॉन कोऑपरेशन का, कि हम असहयोग करेंगे, हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन कंसिस्टेड ऑफ अ सरेंडर ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स। तो जो प्रोग्राम था नॉन कोऑपरेशन का उसमें क्या था कि जो ब्रिटिश टाइटल्स मिले हुए थे, यानी किसी को सर की उपाधि मिली हुई थी, किसी को नाइटहुड मिला हुआ था, तो जैसे ये जो सब उपाधियां मिली हुई थी, ब्रिटिश टाइटल्स मिले हुए थे, ऑनर्स मिले हुए थे, उन सबको हम हटा देंगे, सरेंडर कर देंगे, सरकार को वापस दे देंगे। ब्रिटिश कोर्ट्स जो हैं उनका बॉयकॉट करेंगे, लेजिस्लेचर्स का बॉयकॉट करेंगे, जो सरकारी ब्रिटिश सरकार के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बॉयकॉट करेंगे, और जो फॉरेन मेड गुड्स हैं उनका भी बहिष्कार करेंगे। आज हम मेड इन चाइना हर चीज़ में ख़रीदते हैं, उस टाइम पे जब मेड इन इंग्लैंड आया करता होगा तो उसका उन लोगों ने क्या किया होगा, सबने बॉयकॉट किया होगा। पीपल लिट पब्लिक बोनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ। अब जो फॉरेन क्लोथ हैं यानी कि बाहर से आया हुआ, जो बाहर की मिल से बना हुआ कपड़ा है, उनका पब्लिक बोनफायर करा, यानी कि सबने पब्लिकली प्लेस में जाके उनको क्या लगा दी, आग लगा दी। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। तो इन 2-3 साल के अंदर जो इम्पोर्टेड क्लोथ था, इंग्लैंड से जो इम्पोर्ट किया जा रहा था भारत में, उसकी जो डिमांड थी बहुत तेज़ी से गिर गई थी, क्योंकि लोग स्वदेशी की तरफ जा रहे थे, खुद खादी से बना हुआ कपड़ा पहन रहे थे, उसको नहीं पहन रहे थे। द बॉयकॉट लेड टू द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, स्पेशली हैंड स्पन एंड हैंड वुवन खादी क्लोथ, कि खादी क्लोथ उन्होंने पहनना पसंद किया। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता थी, अनटचेबिलिटी थी, उसको हटाने की बात की गई। प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इस यूनिटी को, इस चीज़ को प्रमोट किया जाने लगा। एब्सटेंशन ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस, और जो एल्कोहल था यानी कि जो मद्यपान है, मदिरा है, उससे दूर जाने के लिए बातें की गई। चरखा बिकेम अ हाउस होल्ड आर्टिकल, यानी कि हर घर में चरखा मिलने लगा। तो अलग अलग लोगों को क्या रिस्पॉन्स था इस मूवमेंट में देखें तो जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, तो हज़ारों विद्यार्थियों ने स्कूल्स कॉलेजेस को छोड़ दिया गया उनके द्वारा, और उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया। मिडिल क्लास पीपल ने क्या किया, दे इनिशियली लेड द मूवमेंट। पहले तो मिडिल क्लास लोग भी मूवमेंट में आए, लेकिन बाद में वो गांधी जी के इस प्रोग्राम को के अगेंस्ट रिजर्वेशन दिखाने लगे, यानी कि वो इससे थोड़ा सा आप कह सकते हैं दूर जाने लगे, महात्मा गांधी के साथ आगे नहीं बढ़े। बिजनेसमैन की बात करें तो इकोनॉमिक बॉयकॉट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन बिजनेस ग्रुप। सिंपल सी बात है, जो भारतीय बिजनेस ग्रुप है वो तो उसका सपोर्ट करेगा, क्योंकि बाहर से कपड़ा नहीं आएगा तो लोग कपड़ा घर से खरीदेंगे, यानी कि भारत के ही बिजनेसमैन से खरीदेंगे, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाया जाएगा, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा उससे। दे रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन बिजनेस ग्रुप बिकॉज दे हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ स्वदेशी। किसानों ने बहुत बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया। तो पीजेंट्स की अगर हम देखें तो मैसिव पार्टिसिपेशन हुआ किसानों द्वारा। इट फर्दर लेड टू द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द लोअर एंड अपर कास्ट। और वो अलग बात है कि बाद में लोअर और अपर कास्ट के बीच में भी कुछ दिक्कतें आती हैं। मूवमेंट गिवन अपॉर्चुनिटी टू द टॉयलिंग मासेस टू एक्सप्रेस देयर रियल फीलिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उस टाइम पे इस मूवमेंट ने, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने, असहयोग आंदोलन ने क्या साथ दिया, भारतीयों का ये साथ दिया कि भारतीयों के मन में जो बहुत समय से जो गुस्सा था उसको वो व्यक्त कर पाए महात्मा गांधी के इस इनिशिएटिव के द्वारा। महिलाओं ने भी बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। पर्दा का जो था उन्होंने सब त्याग दिया, पर्दा सिस्टम सब त्याग दिया, और तिलक फंड जो उस टाइम पे बनाया गया था उसके लिए अपने जेवर जो थे, ऑर्नामेंट जो थे, वो भी दान दे दिए गए। क्योंकि उस टाइम पे रिसेंटली उस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी को याद रखने के लिए एक तिलक फंड बनाया गया था। दे टुक एक्टिव पार्ट इन पिकेटिंग बिफोर द शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लोथ एंड लिकर। तो जो फॉरेन क्लोथ बेच रही थी दुकानें, शराब बेचती थी, तो उनके सामने जाके वे महिलाओं ने प्रदर्शन किया, उन दुकानों को बंद करवाया। तिलक स्वराज फंड को अनाउंस किया गया महात्मा गांधी द्वारा आफ्टर 1 ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि 1920 की बात अगर हम करें। फंड वॉज अ होमेज टू बाल गंगाधर तिलक ऑन इज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी। बाल गंगाधर तिलक की पहली डेथ एनिवर्सरी पर उसको बनाया गया। एम्ड एट कलेक्टिंग ₹1 करोड़ टू एड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। उस टाइम पे 1919-1920 में बात की जा रही थी कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठी करने की बात की गई
कि 1 करोड़ रुपए करीब हम इकट्ठा करेंगे पूरे देश भर में से, जिससे कि भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको फंड किया जा सके। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट तो इसके अगेंस्ट रहेगी ही, गवर्नमेंट तो कभी साथ नहीं देगी ब्रिटिश सरकार। पुलिस रिजॉर्टेड टू फायरिंग विच टुक द लाइव्स ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल, तो पुलिस वालों ने गोलियां चलाई जिसके वजह से, अब इंपॉर्टेंट बात आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पुलिस है वो पुलिस में कौन है? ब्रिटिश ऑफिशियल्स थोड़ी हैं, पुलिस में भारतीय ही लोग हैं। उस टाइम पे भी इंडियन आर्मी में भारतीय ही लोग हुआ करते थे, उनके कुछ सीनियर्स बाहर के ऑफिसर्स हुआ करते थे। यानी कि भारतीयों के अंदर, उस टाइम के लोगों के अंदर इतना समझ नहीं था कि हम सब भारतीय हैं और एक भारतीय दूसरे भारतीय पे क्या चला रहा है? गोली चला रहा है। यानी ये जो सिर्फ वो क्या समझते थे कि मैं इस प्रिंसली स्टेट का हूँ, तुम उस प्रिंसली स्टेट के हो, वो इस तरह से समझते थे, भारत को भारत नहीं समझते थे। जो भारत को भारत समझाने का काम किया वो महात्मा गांधी ने किया। कांग्रेस एंड खिलाफत वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस वर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, कांग्रेस को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि ये कानूनन अवैध है, और कांग्रेस के सभी मेंबर्स को अरेस्ट किए जाने के ऑर्डर्स दे दिए गए। पब्लिक मीटिंग सभी बैन कर दी गई, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, एंड मोस्ट ऑफ द लीडर्स बैरिंग गांधी जी के अलावा बाकी सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। एमिनेंट पर्सन जैसे कि सी राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल बंधु दास, अजमन खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट बाय गिविंग अप देयर लीगल प्रोफेशन, तो मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर हुआ करते थे, और चित्तरंजन दास, इन लोगों ने भी अपना जो लीगल प्रोफेशन था, जो कि ये लॉयर थे, ये तो जो बैरिस्ट्री कर रहे थे, उस सबको ख़त्म कर दिया और फाइनली मूवमेंट में जुड़ गए। फरवरी 1922 की बात करें तो चौरी चौरा हत्याकांड होता है यूपी में, 22 पुलिस वालों को मार दिया गया बाय द वायलेंट मॉब आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द, जो भीड़ थी और जो पुलिसमैन थे, यानी कि जो पुलिस वाले थे उस थाने के। अब महात्मा गांधी, यहाँ से महात्मा गांधी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। महात्मा गांधी को लगता है कि भारतीयों को अभी भी अहिंसा का जो पाठ वो समझाना चाह रहे थे वो अभी समझ में नहीं आया है। उनका कहना ये था कि ये अगर आप इस तरह से वॉयलेंस पे उतरेंगे तो वॉयलेंस को वॉयलेंस से दबाना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं मैं वॉयलेंट हो जाता हूँ, कोई पर्सन अगर वॉयलेंट हो जाता है तो सामने वाला अगर उससे शक्तिशाली है तो वो उसको बहुत आसानी से दबा सकता है। लेकिन अगर आप वॉयलेंस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बहुत शांति से अपनी बात रख रहे हैं, कानूनी दांव पेच लगा के अपनी बात रख रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन जो शक्ति है या बल है उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा आपके खिलाफ। तो इस न्यूज़ ने कि फरवरी 1922, 5 फरवरी खासकर अगर हम डेट ध्यान रखें तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जब हत्याकांड होता है यूपी में गोरखपुर के पास, तो उसके बाद महात्मा गांधी को इससे बहुत बड़ा झटका लगता है। महात्मा गांधी को लगता है कि भारतीय अभी तैयार नहीं हुए हैं इस मूवमेंट के लिए। उन्होंने इमीडिएटली अनाउंस किया कि हम इस मूवमेंट को ख़त्म करते हैं। अब उस टाइम पे इस चीज़ से कई सारे लीडर्स महात्मा गांधी से नाखुश हुए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि महात्मा गांधी चाह क्या रहे हैं। कि पहले तो मूवमेंट चला रहे थे, अब अचानक से मूवमेंट को वापस ले रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मोतीलाल नेहरू हुए, चित्तरंजन दास हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सभी ने अपना डिसएग्रीमेंट शो किया गांधी जी के डिसीजन में। हालांकि मार्च 1922 में गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वो अलग बात है, उनकी हेल्थ इशू की वजह से उनको जल्दी रिलीज़ कर दिया गया, जिससे कि 1925 का 1924 का उन्होंने बेलगांव सेशन भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या किया था, हेल्ड किया था। नवंबर 1922 में जो टर्की के लोग थे वो मुस्तफ़ा कमल पाशा के तहत रेज हुए, और उन्होंने जो सुल्तान की पॉलिटिकल पावर थी उसको ख़त्म कर दिया गया और टर्की को एक सेकुलर स्टेट बना दिया गया, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया। जो यूरोपियन स्टाइल था लीगल सिस्टम का वो टर्की में ला दिया गया, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। एजुकेशन को नेशनलाइज कर दिया गया, मॉडर्न एग्रीकल्चर और सभी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर डेवलप किया गया। 1924 में खिलाफत आंदोलन भी ख़त्म कर दिया गया, खिलाफत को भी अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट आता है कि असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। अगर हम देखें तो मैक्सिमम एक्सटेंट क्या था मूवमेंट का, यानी कि इसका अधिकतम विस्तार अगर हम देखें आंदोलन का क्या था, तो विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे, राष्ट्रवादी भावना थी, वो देश के कोने कोने तक पहुंची। पॉलिटिसाइज्ड एवरी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन, और जनसंख्या में, पॉपुलेशन में उस टाइम की जो जनता थी उसके हर वर्ग के लोगों को पॉलिटिसाइज किया गया, उन लोगों को समझाया गया। द आर्टिजन्स हुए, पीजेंट्स हैं, यानी कि जो जितने भी कलाकार थे, आर्टिजन्स थे, कारीगर थे, पीजेंट्स यानी कि किसान हुए, स्टूडेंट्स विद्यार्थी हुए,
अर्बन शहरों में रहने वाले गरीब हुए, महिलाएं हुई और ट्रेडर्स हुए यानी कि व्यापारी हुए। फिर स्वराज की स्थापना की गई और स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। तो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जैसे कि गुजरात विद्यापीठ बनी उस टाइम पे, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल में नेशनल यूनिवर्सिटी बनाई गई, जामिया मिलिया इस्लामिया बनाई गई जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम पे इस्टेब्लिश की गई कि बच्चे जो हैं, जो उस टाइम पे विद्यार्थी हैं, वो ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ेंगे, भारतीय इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ेंगे। इट गेव बर्थ टू द स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया ऑफ हैविंग स्वराज, द लव फॉर द यूज़ ऑफ खादी एंड बिकमिंग अ स्वदेशी। फिर नेक्स्ट आता है इंस्टिलिंग यूनिटी अमंग इंडियंस। तो कंट्री हैड बीन यूनाइटेड बाय स्पेसिफिक एंटी फीलिंग्स, ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, प्रोजेक्टिंग गांधी एज द ओनली अनचैलेंज्ड लीडर ऑफ द सेंचुरी। तो अब इससे क्या हुआ कि भारतीयों के अंदर, सबके अंदर एक एकता आई और उनको ये लगा कि ब्रिटिशर्स के सामने गांधी जी एक ऐसे पर्सन हैं कि जो शताब्दी में ब्रिटिशर्स के लिए एक अनचैलेंजिंग पर्सन थे। खिलाफत इशू वॉज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द इंडियन पॉलिटिक्स। अब सिंपल सी बात है कि जो खिलाफत इशू था, देखा जाए वो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, बात तो टर्की की हो रही थी यहाँ पे। लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि उस टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम्स अलग अलग हुए थे, उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में एकता आई। बट इट प्रोवाइडेड द इमीडिएट डिक्लेरेशन टू द मूवमेंट एंड एडेड एडवांटेज ऑफ सीमेंटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ सेवरस होती है जिसमें टर्की साइन करता है मई 1920 में और टर्की को डिसमेंबर कर दिया जाता है। जून 1920 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है इलाहाबाद में, जिसमें कहा जाता है कि सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, उनको सबको बॉयकॉट किया जाएगा और महात्मा गांधी जो है उसको लीड करेंगे। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी एक कैंपेन स्टार्ट करती है नॉन कोऑपरेशन का और मूवमेंट जो है फाइनली लॉन्च हो जाता है। सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता के अंदर। कांग्रेस अप्रूव्ड अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टिल द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स वर रिमूव्ड। तो क्योंकि उससे पहले अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हो चुका था, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में जब एक स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का, तो उसमें कहा जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तब तक चलता रहेगा, असहयोग आंदोलन हम तब तक चलाएंगे जब तक क्या ना हो जाए, पंजाब में जो गलतियां की गई, जलियांवाला बाग मैसेकर जो किया गया अमृतसर में, और जो खिलाफत की गलतियां की जा रही है ब्रिटिश सरकार द्वारा, उनको दूर नहीं कर दिया जाता और स्वराज को इस्टेब्लिश नहीं कर दिया जाता, तब तक हम मूवमेंट चलाते रहेंगे। दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन का जो प्रोग्राम था उसको एंडोर्स किया गया, यानी उसको समर्थन दिया गया और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी किए गए कि एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई और 15 मेंबर्स वाज सेटअप टू लीड द कांग्रेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और अब जो है एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। ये CWC जो है आज भी मौजूद है कांग्रेस में और CWC की मीटिंग्स वगैरह भी होती रहती हैं। तो गाइज़ इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। इसके आगे के जो मूवमेंट्स थे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए जिससे कि सब चीज़ें आपको समझ में आ जाए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।